नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्युदय एकेडमी में। मैं विकास शर्मा आपके साथ आज अपना जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है वह डिस्कस करूंगा। देखिए, अपने प्री या मेंस में इकोनॉमिक सर्वे का बहुत बड़ा योगदान होता है। और स्वयं मैं मेरी कहूँ तो 2013 से लेके 2021 तक भी जब भी हमने मेंस लिखे या प्री लिखे तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे का बहुत बड़ा योगदान था। जब पहला अटेम्प्ट मैंने अपनी नौकरी के साथ दिया था, इस इकोनॉमिक सर्वे ने ही मेरा प्री क्लियर करवाया था। चलो इसको समझेंगे इकोनॉमिक सर्वे को। और इसमें कई बड़े महत्वपूर्ण छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और हम ध्यान रखेंगे कि जब इकोनॉमिक सर्वे आपको एक्सप्लेन करें तो आपको यह ध्यान रहे कि ये जो पॉइंट है अपने मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या प्री के लिए ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमी की जो क्लिष्ट लैंग्वेज है या क्लिष्ट कीवर्ड्स है उनको हम बहुत ही सरलता से आपके सामने पेश करेंगे, जिससे हमारे जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं आरएस की, उनको इकोनॉमिक सर्वे से प्रेम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभ्युदय क्लासेस या अभ्युदय एकेडमी में पुणे में आपका एक बार अभिनंदन करता हूं। और आप सबको जानकारी के लिए अपना विजेता बैच चल रहा है आरएस की तैयारी के लिए। 9 मार्च से बेसिकली इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इनिशियली मेंस के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को लेके चलेंगे और उनके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ अपनी चलेगी। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप के माध्यम से आपको इसकी क्लासेस प्राप्त हो जाएंगी। 9 मार्च से इसमें क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों ही रहेंगे। होली के बाद स्टार्ट करते हैं तैयारी। ये ईओआरओ का हमारा बैच चल रहा है। और टेस्ट सीरीज यदि ईओआरओ की किन्हीं विद्यार्थी को चाहिए तो आप यह भी ले सकते हैं। आरएस की तैयारी करने वालों के पास ये आरएस की ऑर्गेनाइजर बुक होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, उनका विषयवार और टॉपिक वाइज साइंटिफिक विभाजन इसके अंतर्गत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में जो पहला चैप्टर है उससे पहले एक सारांश दे रखा है। आपको मोस्टली उसमें से प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन वह जो प्रश्न आएंगे जिस टॉपिक में से आएंगे उसको हम समझेंगे भी, उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान की मैं रूपरेखा की बात करूं तो इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आप सभी को मालूम है। 7 संभाग हैं, 33 जिले हैं। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% भाग अपने यहाँ पर अवस्थित है। जनसंख्या 2022 में 8.1 करोड़ थी। सर 8.1 करोड़। हाँ, इसका डाटा का विशेष ध्यान रखना। जो जो इंपॉर्टेंट होगा प्री के लिए उसके लिए एक बार मैं तारा लगा दूंगा, जिसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जैसे यदि मैं बात करूं, जनसंख्या 2022 बता रखा है, 2011 सेंसस वाली नहीं है, 2022 का स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है इसमें सारांश में राजस्थान की रूपरेखा में। 8.1 करोड़ बता रखा है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार है। ये जो चेंजेस हुआ है फॉन्ट के अनुसार हुआ है, इसके लिए आप परेशान मत होना। वैसे ये ज है, आधा ज ही है, लेकिन फॉन्ट इसको आधे ज को हलंत लगा के ज लिख रहा है, तो इसमें आप लोड मत लेना। इसको आपको इस तरीके से लिख दिया, शुद्ध लिखेंगे। ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। पेपर 4 में अपने ये सारी चीजें काम आएंगी। फॉन्ट इसको इस तरीके से पढ़ रहा है तो इस पर आप लोड मत लेना। देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। हर एक पॉइंट से एक ना एक प्रश्न अपने आरएस की परीक्षा में या आरपीएससी या राजस्थान की सभी परीक्षा में से इस लाइन में से ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जिसमें से प्रश्न नहीं आया हो। क्लियर है। 7वां बड़ा राज्य है, देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। हमारे राजस्थान की आकृति अगर मैं देखूं तो कैसी है, रोम्बस आकार की है, जिसको हम बोलते हैं विषम चतुष्कोणीय। किस आकृति की है? विषम चतुष्कोणीय आकृति के राजस्थान की आकृति है। ईस्ट वेस्ट की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे राजस्थान की, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। ये मैं इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ कि इसके बाद अपन जो प्रॉपर इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा है, इकोनॉमिक के डेटा है, उस पर आ जाएंगे। इसके बारे में इसलिए थोड़ा सा मैं गति लेके चल रहा हूँ। ईस्ट वेस्ट 869 किलोमीटर अपनी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा गांव पड़ता है, क्या है, ये ज्योग्राफी में देखेंगे। नॉर्थ टू साउथ देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप लेके गाड़ी चलोगे तो सीधे यदि चलोगे तो कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? 826 किलोमीटर चलना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, आगे कह रहा है कि राज्य का तो दक्षिणी भाग है उसकी कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ये अपना प्यारा भारत है और अगर राजस्थान यहाँ पर है, राजस्थान की जो लास्ट बाउंड्री अपनी पड़ रही है, अगर मैं जालोर या इधर से लेके चलता हूँ तो इस लास्ट बाउंड्री से वो जो कच्छ है, इधर से कच्छ की खाड़ी के पास में जाता हूँ तो कच्छ की खाड़ी हमारे यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 225 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 225 किलोमीटर दूर है। अच्छा, राजस्थान में यदि अरब सागर से मैं कितना दूर हूँ? 400। इधर अरब सागर की तरफ आता हूँ तो कितना है? 400 किलोमीटर दूर है। कच्छ की खाड़ी कितनी है? 225। अरब सागर कितना है?
400 किलोमीटर दूर है। ध्यान रखना है इस पॉइंट को। एक पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, 2022 जनसंख्या 8.1 करोड़ किसके द्वारा बताई गई है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में राजस्थान की जनसंख्या 8.01 करोड़ है। चलिए अब देखिए ये जो डेटा है ना, स्पष्ट है ना मित्रों, ये आपको, इसको तो मैं चेंज भी नहीं कर सकता। देखो ये जो डेटा है ना, इस डेटा में से प्री में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। साथ ही साथ इस डेटा में से मेंस में से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मेंस में हमारे एक क्वेश्चन आया था मात्र मृत्यु अनुपात, है ना, ये 2 नंबर में अपने प्रश्न आया था। इनमें से जैसे साक्षरता दर पे पिछली बार मेंस में क्वेश्चन आया था, हाँ, SC ST पे अपना क्वेश्चन आया था। मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से फ्रेम होता है। हाँ, इन डेटाज में से 2 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम होता है। एक बार ये डेटाज देख लेते हैं। मैं डेटाज अगर आपको थोड़े कम क्लियर है तो मैं बोल दूंगा, बाकी आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद हम इन टर्मिनोलॉजीज को भी एक बार समझते चलेंगे। भौगोलिक क्षेत्र की यदि मैं बात करता हूँ तो 2011 में जैसे हमने देखा कि कितना वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 3.42, और भारत में 32.37, इसका 3.42 कितना होता है, 10.41% होता है। यदि मैं जनसंख्या की बात करूं, 2011 में 6.85 करोड़ जनसंख्या थी, और 2011 में भारत, मेरे प्यारे भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ थी। यदि मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो एक बार परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना, आई थिंक 5.65% जनसंख्या आएगी। ये इंपॉर्टेंट फिगर है। 5.65% के आसपास अपनी जनसंख्या आती है, जो 121 करोड़ जनसंख्या की है। आगे बढ़ते हैं। ये डिकेडल ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि की दर। दशकीय वृद्धि दर में जो अपना सेंसस का पीरियड है, लास्ट सेंसस 2001 से लेके 2011 तक का, इस सेंसस के पीरियड में जो जनसंख्या वृद्धि उस 10 सालों में हुई है, उसी को हम डिकेडल ग्रोथ रेट भी कहते हैं। ये 21.3% थी। कितनी थी, 21.3%। भारत की कितनी थी, 17.7%। भारत से हमने ज्यादा डिकेडल ग्रोथ प्राप्त करी है, भारत से अधिक हमने हमारी डिकेडल ग्रोथ प्राप्त करी है। क्लियर है। आगे देख लीजिए, शहरी जनसंख्या की यदि मैं बात करूं तो हमारे राजस्थान में 24.9% शहरी जनसंख्या है। देखो इसमें शहरी जनसंख्या दे रखी है, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में ये देना भूल गए क्या। ऑब्वियस ही बात है, जब शहरी 24.1 है तो जो बची हुई सारी जनसंख्या क्या हो जाएगी, हमारी ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी साहब, 75.1% अपनी ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी। आगे ये SC ST की जनसंख्या के बारे में बता रहा है। SC की 17.8 है, ST की 13.5 है। SC की जनसंख्या ज्यादा रहती है, ST की अपनी कम रहती है। अपने एक बार प्रश्न आया था प्री में, और आई थिंक कुछ अन्य एग्जाम में भी आया था, दोनों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा, ऐड करके पूछा था कि राजस्थान में कितने SC और ST की जनसंख्या, दोनों को पूछा था। देखो इससे आपको एक चीज और ध्यान में आ जाएगी कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं। मेरा केवल उद्देश्य यही नहीं है कि डेटा सिंपल आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं, ये तो आपको भी मिल जाएगा, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो बिहाइंड द मीनिंग्स हैं, जो एग्जामिनर देखता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मेंस की हम तैयारी करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने इकोनॉमिक सर्वे का परिप्रेक्ष्य आपके सामने ध्यान में आ सके। 8 4 12 और 1 13, 8 9 10 11, 31.3%। यदि मैं बात करूं कि लगभग 1/3 जनसंख्या हमारे राजस्थान में SC और ST की है। इस डेटा को इसलिए भी ध्यान रखना, आप जो भी विद्यार्थी अपने RS इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए क्यूमुलेटिव डेटा रिप्रेजेंट करने में बड़ा लाभ मिलेगा। किसी योजनाओं को आपको यदि डिस्कस करना है, किसी योजनाओं की प्रासंगिकता आपको बतानी है, तो आप बता सकते हैं कि साहब SC ST की जनसंख्या लगभग 1/3 है या 1/3 है। और उसमें से भी जो हमारी जनसंख्या है, यदि आप मेवाड़ के क्षेत्र की बात करें, हाँ, तो जो पहाड़ी सिरोही का जो क्षेत्र है, वास्तव में उनको इस योजना की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप अपने तर्क रख सकते हो। आगे इस डेटा पे हम आगे चलते हैं तो लिंगानुपात की बात आती है। 928, कितना, 928, 9 to 8 है। मतलब 1000 यदि पुरुष हैं तो उस पर 928 महिलाएं हैं। आगे आने वाले समय में जो दहेज देने की प्रथा है उल्टी हो जाएगी। हाँ, पुरुषों को दहेज देना पड़ेगा अच्छी बच्चियों से, कि साहब अच्छी बच्ची चाहिए परिवार में तो तैयार रख लो भैया, दहेज इकट्ठा करना स्टार्ट कर लो। तो इस समय जिनके भी घर में बिटिया हो रही है तो वो ध्यान रखें, एक तो बेटा साथ आएगा ही आएगा आने वाले समय में, और जिनके दोनों बेटियां हैं तो ध्यान रखो 2-2 बेटे आने वाले हैं आपके घर में।
और सबसे अच्छी बात है कि आपको दहेज भी देना पड़ेगा, वो दहेज भी आपके घर में आएगा। ये बच्ची के पिताओं की बात कर रहे हैं। और सरकार आपको लाभ देगी 100 अलग, जो गवर्नमेंट आपको लाभ देगी 100 अलग। चलिए ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि भारत में 943 अपने लिंगानुपात है, हाँ, जबकि राजस्थान में भारत से कम है। ये आप एनालिसिस ध्यान रखना। बाल लिंगानुपात की यदि मैं बात करता हूँ, बाल लिंगानुपात में हम 0 से 6 वर्ष की आयु लेके चलते हैं, 0 से 6 वर्ष की। 2011 अपना सेंसस का पीरियड है, इसमें लिखा हो बालिकाएं प्रति 1000 बालक कितनी है, 888। कितनी है, 888। यह भी भारत से कम है। साक्षरता दर की बात करते हैं तो आप सबको मालूम है, ये भी अपने मेंस में क्वेश्चन आया था। कुल साक्षरता दर अपनी 66.1 है। और यदि मैं बात करता हूँ मेल और फीमेल की, ये भी आपको ध्यान ही है, 79.2 है और अपनी ये 52.1 है। भारत की यदि मैं बात करता हूँ तो भारत की जो हमारी पुरुष की साक्षरता है वो लगभग समान है, 80% भारत की और 79% अपनी है। इस पुरुष की साक्षरता में तो हम भारत के लगभग समान ही हैं डेटा में। एक इंपॉर्टेंट आता है अपना कार्य सहभागिता दर, ये एक इंपॉर्टेंट है, 43.6%। ये अपना कार्य सहभागिता दर कितनी है, 43.6%। इसमें सबसे अच्छी बात है कि भारत की हमसे से कम है। कार्य सहभागिता दर में हम भारत से ऊपर हैं, हमारी कितनी है, 43.6% है। ये ध्यान रखना, 43.6% है। सहभागिता की दर क्या होती है, कार्य सहभागिता की दर। इसको भी एक बार देख लो, मेंस में आने की इसकी भी संभावना है। कार्य सहभागिता दर, ठीक है ना, सहभागिता दर। ये क्या बोलता है भैया, कार्य सहभागिता दर। देखो इसमें ध्यान देना, कार्य और कार्य में आप क्या कर रहे हो, कॉपरेट कर रहे हो। ये गीता नहीं है, छोटी ई की मात्रा आएगी। आप क्या कर रहे हो, कार्य में सहभागिता कर रहे हो। राजस्थान की कितनी है, 43.6 है, 43.6 है। बेसिकली ये कहता है कि ये जनसंख्या के उस परसेंटेज को बताता है 43.6 कि उत्पादन जो प्रोसेस चल रहा है, उस उत्पादन प्रोसेस में कितनी जनसंख्या का पार्ट भाग ले रहा है। मतलब कि हिंदी में यह लिखूं तो जनसंख्या का यह वह भाग है जो उत्पादन क्रिया में भाग लेता है। मेंस के लिए ध्यान रखना, मेंस में 2 नंबर में ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। क्या है ये जनसंख्या का वह प्रतिशत है जो उत्पादन क्रिया में मित्र क्या लेता है, वास्तव में भाग लेता है। ठीक है ना, इट मींस वर्क फोर्स, टोटल पॉपुलेशन की कितनी वर्क फोर्स है आपके पास। हमारे पास 100 में से 43 आदमी क्या काम करने वाले हैं, बाकी के आदमी काम करने वाले नहीं है, 43 पर खाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसको एक बार और देख लीजिए। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत की कितनी है, 39.8। यदि पूरे भारत की बात करूं तो भारत की कितनी है, 39.8। आशा करता हूं कार्य सहभागिता दर आपको क्लियर होगी। बिना इसको क्लियरिटी के आप कैसे पढ़ पाएंगे ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो ये टर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो अशोधित जन्म दर है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। हमारे मेंस में शायद 2 नंबर में ये प्रश्न आया था, मातृ मृत्यु दर पूछा था कि क्या होता है, डिफाइन करना था हमें, मातृ मृत्यु दर हमें डिफाइन करना था। इनको एक एक करके समझ लो, अगर ये समझ जाओगे तो डेटा को पढ़ने में आसानी रहेगी, रटने में बड़ी दिक्कत आएगी नहीं तो। अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर को इंग्लिश में बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट। और अशोधित मृत्यु दर को बोलेंगे क्रूड आपकी डेथ रेट। एक बार इसको समझ लो मित्र, ये भी आपके बहुत काम आने वाली है। क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर। देखो इसको समझने के लिए छोटा सा आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, उसके बाद आपके लिए सरल हो जाएगा। एक बार वापस चलता हूं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या। क्या, प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या। ये आपको क्लियर तो दिख रहा है ना मित्र, नहीं भी क्लियर दिख रहा हो तो मेरा जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। प्रति हजार
मध्य वर्ष जनसंख्या, क्या मध्य वर्ष जनसंख्या की बात कर रहा है। देखिए सीबीआर क्या होता है, ये तो हो गई आपकी बर्थ रेट, क्या हो गई, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, ये हो गई आपकी नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक वर्ष में कितने बालक भैया अपने पैदा हुए उनके बारे में चर्चा कर रहा है। पी क्या होती है, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन कब की, ये जिस भी ईयर की हम सीबीआर की बात कर रहे हैं, सपोज करो 2022 की बात कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन है, ये अपन मिड ईयर की पॉपुलेशन लेते हैं, मध्य वर्ष की पॉपुलेशन, किस वर्ष की पॉपुलेशन काम में लेते हैं, मिड ईयर की पॉपुलेशन काम में लेते हैं। यदि नंबर ऑफ लाइफ पर बर्थ ड्यूरिंग ईयर, इसमें हम पॉपुलेशन मिड ईयर में जितनी थी, इसमें यदि इसका भाग देते हैं और 1000 से गुना कर देते हैं तो हमारी सीबीआर आती है। एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं किसी जिले की बात कर लूं, बड़े जिले की बात कर लेते हैं, जैसे कि सपोज करो 20 लाख आपकी जनसंख्या है, कितनी मित्र, 20 लाख आपकी जनसंख्या है। इस 20 लाख जनसंख्या में बच्चे कितने पैदा करवा लें, 20 लाख में 40,000 करवा लेते हैं, कितने, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर कितने थे, 40,000 थे, ठीक, क्लियर। इसको 1000 से गुणा कर देते हैं तो 3 बिंदी ये गई, 3 बिंदी ये गई, 2 बिंदी ये गई, 2 बिंदी ये गई, 1 बिंदी ये गई, 1 गई, 20 बोलेंगे। क्या आया, जो हमारा सीबीआर आया वो कितना आया, 20 आया। क्या आया, सीबीआर हमारा 20 आया, क्रूड बर्थ रेट हमारा कितना आया, 20 आया। अच्छा इसमें दो बातें और देख लो, चर्चा कर रहे हैं तो देखिए एग्जैक्टली अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर पहले यदि सीबीआर की बात करते थे तो भारत के किस राज्य की सीबीआर ज़्यादा थी, आई थिंक बिहार की सर्वाधिक थी और केरला की कम थी। इट मीन्स क्या हो गया कि जो बच्चे पैदा होने की संख्या की यदि मैं बात करूं तो 20 लाख पर केरला में सबसे कम बालक पैदा हो रहे हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। क्या क्रूड बर्थ रेट का पॉपुलेशन ग्रोथ पर फर्क पड़ता है क्या, इसको भी एक बार हाथों हाथ देख लो। वैसे कहते तो ये हैं कि जैसे कि डेथ रेट होती है, इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने में, जनसंख्या वृद्धि में डेथ रेट एक बड़ा ही एक्टिव रोल अदा करता है पॉपुलेशन चेंज में। किसमें, डेथ रेट कैसे करता है इसको समझो, सॉरी ध्यान रखो, है ना, सॉरी डेथ रेट नहीं, बर्थ रेट, माफ करना, बर्थ रेट क्या है, बड़ा ही एक्टिव रोल अदा करता है किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ में। देखो ये क्या टर्मिनोलॉजीज बाद में इतनी आएगी नहीं, इसलिए एक बार इसको यहीं पर हम देख लेते हैं, ठीक है ना। बर्थ रेट में पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ में बड़ा एक्टिव प्ले करता है ना। अच्छा इसमें एक बात का और ध्यान रखना, पॉपुलेशन कब कब बढ़ जाती है इसको भी थोड़ा सा देख लो, अपने मेंस में टॉपिक भी है। पॉपुलेशन बढ़ जाती है, एक तो हम कह सकते हैं कि यदि साहब जन्म खूब हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ गई, कहते हैं ना। एक आपने डेथ रेट ही कम कर दी, पहले 100 लोग मरते थे, अब मर ही रहे हैं 70 या 60, 40 लोग को बचा ले रहे हो आप, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देके, तो क्या हो जाएगी, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। सेम ये कॉन्सेप्ट किस पर इंप्लीमेंट करता है, बर्थ रेट पे भी इंप्लीमेंट करता है। चलो सीधे अब आगे बढ़ जाते हैं, दो कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। ध्यान रखना ये 2020 के लिए डेटा बोल रहा है, ठीक है। इसमें जो वर्ष है जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं 2020 के लिए है, अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। ये ध्यान रखना प्रति 1000 पर होती है, किस पर होती है मित्रों, प्रति 1000 पर होती है। स्टेटमेंट यदि आपको दे दे और मेंस में यदि 2 नंबर में पूछ ले कि भैया ये बताओ अशोधित राजस्थान की जन्म दर या मृत्यु दर क्या है या इससे क्या आशय है, तो बता देना साहब, प्रति 1000 जनसंख्या पर मध्य वर्ष, मतलब जितने जन्म होते हैं अपने किसी भी एक ईयर में, और उनके नीचे यदि हम इसका डिवाइड कर देते हैं किस पे, मध्य वर्ष की जनसंख्या का, और उसे 1000 से गुना कर देते हैं तो सीबीआर आ जाती है। आप तो फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो हमारी जन्म दर कितनी है मित्र, अशोधित जन्म दर है 23.5%, 23.5% में नहीं है, 23.5 है, कितनी है, 23.5 है। यदि मैं क्रूड डेथ रेट की बात करूं तो वह कितनी है प्रति 1000, मध्य वर्ष जनसंख्या ये 5.6 है, कितनी है मित्र, 5.6।
देखो अगली बार जो स्लाइड बनेगी ना तो मैं उसको स्पष्ट कह दूंगा कि इसको आधी आधी काट के लगाना। हाँ, आपको इसमें कठिनाई ना हो, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगी, सेम ऐसी ही आपको स्लाइड मिल जाएगी जो क्लास अपन ने पढ़ाई है, जो समझाया है, सेम ये क्लास की स्लाइड आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से यदि शिशु मृत्यु दर की बात करूं और मातृ मृत्यु दर की बात करूं, शिशु मृत्यु दर अपनी कितनी है प्रति 1000 पर, जीवित जन्म प्रति 1000 पर, ध्यान रखना शिशु मृत्यु दर आती है 1000 पर, और मातृ मृत्यु दर हम कैलकुलेट करते हैं लाख पर। प्रति 1000 जीवित जन्म कितने हैं राजस्थान में 32, 1000 पर भैया 32 है, ध्यान रखना जीवित जन्म की बात हो रही है। मातृ मृत्यु दर कितनी है प्रति लाख पर 113, प्रति लाख पर 113। अब देखो इसमें दोनों में क्या लिखा हुआ है, जीवित जन्म लिखा हुआ है, मातृ मृत्यु में भी और शिशु मृत्यु पे भी। एक बार जीवित मृत्यु में एक बार ध्यान कर लो मित्र, एक बार जीवित मृत्यु में ध्यान कर लो, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को भी एक बार अपन देख लेते हैं। ये अपना सीबीआर था, सीबीआर के बाद एक बार ये दो कॉन्सेप्ट और देख लो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मित्र, देखो मेंस पर इन पे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक बार शिशु मृत्यु दर देख लेते हैं, उसके बाद मातृ मृत्यु दर भी समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। हम फर्जीवाड़े में पढ़ तो लेते हैं इन टॉपिक्स को, लेकिन इनके जो मेन मीनिंग है उनको समझ नहीं पाते, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर बगले झाँकते हैं कि यार ये पढ़ा तो था, क्या डेफिनेशन होगी। अब ध्यान कर लो, यदि मैं शिशु मृत्यु दर की बात करूं तो इसमें ध्यान रखना कि जैसे ये एक एरिया पे डिफाइंड होता है, क्या एक एरिया पे डिफाइंड होता है। सपोज करो 10 वर्ग किलोमीटर का एरिया, या जो कोई गांव है या कोई ढाणी है या कोई शहर है उसकी मैं बात करूं तो 100 बालकों ने जीवित जन्म की बात हो रही है, इसमें 20 बालकों की मृत्यु हो गई, शिशुओं की मृत्यु हो गई। अब इसमें मैं एज कितनी मान के चलूं, इन मृत्यु जो बालकों की हो रही है 1 साल 2 साल 3 साल कितनी मान के चलूं। तो भैया इस बात का ध्यान रखना, ये जो शिशुओं की मृत्यु दर हो रही है 1 वर्ष से छोटे हम शिशुओं की बात करते हैं, किसकी 1 वर्ष से 1 वर्ष की आयु भी पूर्ण नहीं करी और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, इनको हम देखते हैं ना। और इसको भी 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका शिशु मृत्यु दर आ जाएगी। क्लियर है मेरे मित्र, शिशु मृत्यु दर क्या हो गई, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्म पर होने वाली मौतों की संख्या से है, होने वाली मौतों की संख्या से है। क्लियर। इसी तरीके से एक बार मातृ मृत्यु दर भी देख लें। देखिए मातृ मृत्यु दर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मेंस में आया ही था। अब देखो मातृ मृत्यु दर में भी एक बात का ध्यान रखना, जैसे शिशु मृत्यु दर में मैं आपसे चर्चा कर रहा था ना कि बालक शिशु की उम्र कितनी होनी चाहिए, 1 वर्ष से पहले ही उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। यदि मैं मातृ मृत्यु दर की बात करूं तो ये 15 से 49 वर्ष की होनी चाहिए माता, क्या 15 से 49 वर्ष की। लेकिन कौन सी मातृ शब्द जुड़ा हुआ है इसमें, अगर कोई सामान्य महिला है इस आयु की, सड़क पे जा रही थी और कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या उनको भी मातृ मृत्यु दर में आप काउंट करोगे, क्या नहीं करेंगे। तो इसमें पहली बात का ध्यान रखना, इसमें 15 से 49 वर्ष की आयु की महिला की मृत्यु की हम कैलकुलेशन करते हैं, और उस महिला की मृत्यु भी कैसे होनी चाहिए, ध्यान रखना मातृ शब्द जुड़ा हुआ है उसमें। गर्भ अवस्था, क्या गर्भ अवस्था थी और गर्भ अवस्था के दौरान मृत्यु हो जाए। दूसरा प्रसव के दौरान मेरे मित्र यदि उसकी मृत्यु हो जाए। हाँ, गर्भ समापन, गर्भ समापन के समय या गर्भ समापन अथवा प्रसव कराते हुए उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, मातृ मृत्यु दर बोलेंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का विशेष रूप से ध्यान रखना, देखो यदि आपने प्रसव कराया, प्रसव हो गया उस समय, सपोज करो प्रसव हो गया, प्रसव होने के बाद यदि 42 दिन के भीतर, 42 दिन के भीतर गर्भ अवस्था की इस अवधि में हाँ मृत्यु हो जाती है, तो यह भी आपकी मातृ मृत्यु के अंतर्गत काउंट होगी। क्लियर है। प्रसव के बाद 42 दिन के भीतर यदि वह गर्भिणी की मृत्यु हो जाती है, वह भी आपके मातृ मृत्यु दर में काउंट की जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको क्लियरिटी करी थी कि ये तो पॉइंट है ही है, लेकिन यदि गर्भ अवस्था या उससे प्रबंधन से जुड़े किसी भी कारण से यदि माता की मृत्यु हो जाती है, तो वह भी आपकी मातृ मृत्यु दर में ही काउंट होगी। क्लियर है।
इसीलिए ये मेंस में प्रश्न आया था, इतना सरल नहीं था कि 1 लाख की जनसंख्या पर मृत्यु होने वाली माताओं की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाएगी, नहीं, उसमें आपको 2-3 पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे। ये गलती आपने नहीं, हमने भी करी थी, आप चिंता मत करो, ठीक है। हम सब एक फुट पे ही हैं कि पहली चीज इसमें क्या होगी, 15 से 49 वर्ष की माता होनी चाहिए। गर्भावस्था, प्रसव, गर्भ समापन या प्रसव होने के 42 दिन के भीतर भीतर यदि मृत्यु हो जाती है। इसमें एक क्लॉज और जुड़ गया कि गर्भावस्था के प्रबंधन से जुड़े किसी भी कारण से अथवा गर्भावस्था द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह भी मातृ मृत्यु के अंतर्गत कारण करी जाएगी। क्लियर है, गिनी जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, इसकी कैलकुलेशन किस पर करते हैं, 1 लाख पर करते हैं। किस पर करते हैं, 1 लाख पर इस प्रकार से कितनी माताओं की मृत्यु हुई है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है मित्र, इसमें प्रति लाख जीवित जन्म लिखा हुआ है, प्रति लाख जीवित जन्म लिखा हुआ है, और कितनी है राजस्थान की, 113 है, बहुत ज्यादा है। भारत की बात करता हूं तो 97 है, इस पे सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बने हुए हैं हमारे, सतत विकास लक्ष्य, वह किसी भी राज्य की जो रैंकिंग देती है वो इन्हीं के माध्यम से देती है। हम जितनी भी योजनाएं बनाते हैं वो इन्हीं, जितने भी ये इंडिकेटर्स हैं, इन्हीं के इंडिकेटर्स को ध्यान में रख करके योजनाएं बनती है। सपोज करो स्वास्थ्य की योजनाएं बनी, तो कहाँ से बनाई आपने भैया, क्यों आपने बोला कि साहब ये फला फला बीमारी ज्यादा हो रही है, इनको, इनके लिए कुछ ना कुछ योजना बनाओ। तो आप प्लानिंग करोगे तो इन्हीं इंडिकेटर्स के माध्यम से करोगे, ये आपके मेन इंडिकेटर्स हैं, फिर इनको आप तोड़ते हुए आगे योजनाएं बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और देख लो, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कब तक जिंदे रहोगे भैया। यदि राजस्थान की मैं बात करता हूं तो कितनी है, 59.4 आ रही है, ठीक है। और ये एक बात का और ध्यान रखना, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये 2016 से लेके 20 तक की है। कितने तक की है, 2016 से लेके 20 तक की है, 4 साल का डेटा है। और मातृ मृत्यु दर का ये जो डेटा है कितने वर्ष का है, 2018 से 20 का है। यदि एग्जामिनर स्टेटमेंट में इस प्रकार का प्रश्न दे दे कि मातृ मृत्यु दर, पहला पॉइंट दे दे कि 2018 से 20 तक के बीच में मातृ मृत्यु दर इतनी रह गई, अगला डेटा दे दे 2016 से लेके 20 तक में इतनी दर रह गई, तो हमारे साथ बड़ा संकट हो जाएगा कि 18 से 20 तक के लिए डेटा है या 16 से 20 तक के लिए डेटा है। ध्यान रखना, मातृ मृत्यु दर का डेटा जो दे रखा है 2018 से 2020 के बीच में जो मातृ की मृत्यु हुई है उसके बारे में बता रखा है। 2016 से लेकर 2020 में ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपन बात कर रहे हैं, डेटा कौन से पीरियड का है, 2016 से लेकर 2020 का है। आशा करता हूं कि जिस भी गति से हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये कोर तरीके से हमारे आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को तो समझ में आ ही रही होगी, उनको ये फ्रिक्वेंसी जरूर मैच कर रही होगी। जिन्होंने मेंस दिया होगा उनको भी ध्यान में आ रहा होगा कि हाँ विकास जी कह तो आप सही बात रहे हो, ये चीज़ें इसी तरीके से हमें देखनी चाहिए थी। अब देखो, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे रास्ते में जा रहे थे, ये ठोकर लगी, गिरे, तो अगली बार जब आप जाओगे, राजेंद्र, सुरेंद्र, वीरेंद्र, सुनीता, लविता जो भी जाएगी, तो उसको बोल देंगे देखो भाई तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ एक ऐसा एक क्या गड्ढा आएगा, उस गड्ढे को कूद के जाना। हाँ, तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, इसीलिए बेसिकली हमने विजेता बैच स्टार्ट किया है और हम बड़े प्रतिबद्ध हैं। हाँ, कि ऐसी गलती जो पहले अटेम्प्ट में दे रहे हों या दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में विद्यार्थी दे रहे हों, उनको ये प्रकार की उलझन ना झेलनी पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्य की इकोनॉमी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं ना। अब देखिए, जीएसडीपी और शुद्ध घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आए हैं, इनको मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके बाद एक जो पहला चैप्टर आएगा सारांश के बाद वाला, मैं उसमें उसको एक्सप्लेन करूंगा। चूंकि ये जो स्टार्टिंग की जो स्लाइड थी वो डेटाज वाली, वो इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए उसमें मैंने कुछ चर्चा कर दी थी कि बाद में जब वो आएगा डेटा तो उससे बढ़िया है कि इस चीज़ को तो मैं यहीं कर दूं, क्योंकि आने वाले 1 या 2 चैप्टर्स में राज्य की अर्थव्यवस्था में स्टेट जीडीपी, एनडीपी, एनएसडीपी, इनके बारे में बहुत चर्चा होगी, तो इनके कॉन्सेप्ट की भी मैं वहाँ से आपसे चर्चा करूँगा। तो आप तय मान के चलना, जब फर्स्ट चैप्टर करेंगे इसका, तो उसमें आपके इकोनॉमी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक बार हम फटाफट इनका डेटा देख लेते हैं। यदि मैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करूं तो 2 मूल्यों पर हम निकालते हैं, एक प्रचलित मूल्य और एक स्थिर मूल्य। प्रचलित मूल्य क्या होते हैं, स्थिर मूल्य क्या होते हैं, इनको भी समझेंगे। बस अभी समझो, प्रचलित मूल्य में वर्तमान में बात कर रहा हूं और स्थिर मूल्य में मैंने एक आधार वर्ष ले रखा है, और वो आधार वर्ष कब का ले रखा है, 2011-12 का। अगर मैं मेरे पूरे राजस्थान में कितना उत्पादन हो रहा है उसकी मैं चर्चा करूं प्रचलित मूल्य में, तो 14.14 लाख करोड़ है।
और यदि मैं 2011-12 स्थिर मूल्य की बात करूं तो 7.99 लाख है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये कम क्यों है, ये ज़्यादा क्यों है। हाँ, यदि आपके दादाजी कई बार कहते होंगे ना कि यार अब तो घी 1,000 रुपये किलो आता है, हमारे टाइम में तो ये 50 रुपये किलो मिल जाया करता था। और जो दादाजी जिसकी आपकी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आधारवश अपने समय का ले रहे हैं, लेकिन इसी को केवल इतना सा ही समझना। बाकी जब हम पहला चैप्टर समझेंगे तो प्रचलित मूल्य क्या होते हैं, कांस्टेंट प्राइस क्या होती है, फिक्स्ड प्राइस क्या होती है, जीएसडीपी में उनका क्या योगदान है, इस सारे कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। हाँ, हम जो ऐसी फौरी तरीके से वीडियो को नहीं लेके आएंगे। आगे देख लो, नेट राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें भी वही प्रचलित मूल्य पर 12.60 है, स्थिर मूल्य पर आपका ये लगभग 6.95 है। ठीक है, 6.95 है। प्रति व्यक्ति यदि मैं आय की बात करूं तो प्रचलित मूल्य पर कितना है, 1,56,149 है। मतलब कि हमारी यदि सैलरी की बात करूं तो राजस्थान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सैलरी लाख है, 1 लखपति हैं हम। अब बेसिकली दोस्तों ये वेटेड एवरेज पे निकलती है। जैसे घर में यदि 10 हैं, 10 अपने परिवार में सदस्य हैं, 10 के 10 कमाते हैं, एक आदमी 10,000 रुपये कमाता है, लेकिन एक भाई 10 लाख रुपए कमाता है, तो इन सब की सैलरी जोड़ दी बटे 10 कर दिया, वेटेड एवरेज निकाल दिया। तो उस तरीके से हमारे यहाँ की ये आय आई है। ठीक है, तो मन ही मन में हम राजी हो सकते हैं कि हमारी जो सैलरी है या हमारी जो आय है प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति वो लगभग 1.5 लाख के आसपास है, 1.5 लाख रुपए। हम बेरोजगार हैं लेकिन फिर भी हमारी आय कितनी है, 1.5 लाख, 1,56,149। अच्छा, कांस्टेंट पे बात करूं, स्थिर मूल्यों पे बात करूं 2011-12 पर, इस मूल्यों पर 86,134 है। इनका विश्लेषण जो हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो उनमें अच्छे से करेंगे। आगे देख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर और प्रति आय वृद्धि दर की गत वर्ष की इन्होंने कंपैरिजन बता रखा है, राजस्थान की और भारत की। हाँ, और जो कहते हैं ना सेक्टर्स, 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं हमारे इकोनॉमी के, जो हम कहते हैं कि हमारे इकोनॉमी के 3 पिलर हैं। 3 पिलर हम कहते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर से चले इंडस्ट्री पे गए और इन दोनों को हमने क्या दी, सर्विस प्रोवाइड करी। तो ये तीनों सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो यही हमारे पिलर होते हैं। तो हम इकोनॉमी में भी जब देखते हैं कि साहब ये तो बता दो जो 3 मेन जो हमारी इकोनॉमी के पिलर हैं इनकी क्या ग्रोथ रही, किसने कितना कमा के लाके दिया, तो ये ध्यान कर लो भैया। यदि मैं पहले राजस्थान की बात कर लेता हूँ, ठीक है, वैसे मैंने इसका एक कंपैरिजन आगे शायद दिया है वो फर्स्ट चैप्टर में, चलो फिर भी यहाँ देख लीजिए। यदि मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में राजस्थान का योगदान कितना है इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर लगभग 29% है। 100 रुपये कमा रहे हैं या 100 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें 29 रुपये तो भैया कमाई कहाँ से आ रही है, एग्रीकल्चर से आ रही है। और यदि मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री की तो इंडस्ट्री हमें 43 रुपये कमा के दे रहा है साहब, कितना, 43.74 रुपये कमा के दे रहा है। यदि मैं सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र की बात करूं तो 27.31% ही कमा के दे रहा है। हाँ, अब देखो एक बात का ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर सेकंड मोस्ट रेवेन्यू जनरेटेड वाला दिखा रहा है सोर्स की इकोनॉमी की। यदि राजस्थान की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर 28 रुपये कमा के ये वाला भाई लेके आ रहा है एग्रीकल्चर वाला। इंडस्ट्री तो चलो फर्स्ट पे है क्योंकि उसमें प्रोडक्शन में प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो एग्रीकल्चर आज भी राजस्थान में 28.95% है। तो क्या बुराई है भैया कहने में कि भारत, राजस्थान जो है आज भी कृषि प्रधान देश है। इंटरव्यू में बोल देना कि साहब आज भी सर्विस सेक्टर से ज़्यादा प्रोपोर्शन रखता है एग्रीकल्चर, 28.95%। इंडस्ट्री तो होनी है। इंडस्ट्री में सपोज करो आपने एक हीरा निकाला मेरे मित्र, वो हीरा ही अगर 1 करोड़ का आपने पॉलिशिंग करके निकाला तो ऑब्वियस ही बात है तो उसकी तो कॉस्टिंग ज़्यादा आनी है। हमारे तो भैया फिर 15 एकड़ में भी इतनी आयु की इतनी रकम की आपके प्रोडक्शन नहीं होगा, इसलिए इंडस्ट्री ज़्यादा आता है। अच्छा, भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत में सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। देखिए, किसी भी डेवलप्ड नेशन की बात होती है तो वो कहता यही है कि एग्रीकल्चर का डेवलप्ड नेशन में इकोनॉमी में जो योगदान सबसे कम होता है। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, डेवलप्ड हो रहे हो। यदि मैं पूरे भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत का एग्रीकल्चर में योगदान 18.11% है। अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री 43.41% है। और यदि मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो 28.48% है। इन सब का विश्लेषण फर्स्ट चैप्टर में अपन करेंगे, अभी धैर्य बना के रखना है ना, यहाँ अभी समय नहीं है। एक बार अपन है ना इसका सारांश देख लेते हैं। पिक्चर की स्टार्टिंग का जो आधा 1 घंटा है ना वो चल रहा है अभी, फिर बाद में पिक्चर की स्टोरी अपन मिडिल में स्टार्ट करेंगे, इंटरवल के बाद इसको अलग गति पे लेके चलेंगे और जैसे जैसे अपना इकोनॉमिक सर्वे खत्म होगा तो क्लाइमेक्स के बाद अपन को आनंद आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसकी ग्रोथ रेट बता रखी है, क्या प्रचलित मूल्यों पर कितनी रही है और राजस्थान की कितनी रही है भैया।
ये तो प्रति व्यक्ति आय है, ये जीडीपी की वृद्धि दर है। यदि राजस्थान की जीडीपी की वृद्धि दर बात करूं मैं कांस्टेंट प्राइस प्रतिशत मूल्यों पर, तो वो 16% है। यदि भारत की बात करूं तो 15% है। मतलब राजस्थान ने अधिक ग्रोथ करी है। हाँ, राजस्थान ने यदि प्रतिशत के रूप में बात करूं तो जीडीपी में अधिक ग्रोथ करी है। सेम बात आपके स्थिर मूल्यों पर आता है। स्थिर मूल्यों में भी भारत की जीडीपी ने जिस दर में ग्रोथ करी है, हमने उससे ज्यादा दर से ग्रोथ करी है, लगभग 8% पे। क्लियर। प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो इसमें भी देखो हम आगे हैं, राजस्थान वाले आगे हैं कि भारत की यदि प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो वो 13.7% की दर से बढ़ी है, और हमारी राजस्थान की किस दर से बढ़ी है? 14.85%। सेम यदि मैं स्थिर मूल्यों की बात करूं तो 5.5% की दर से भारत की बढ़ी है, और हमारी 6.94% की दर से बढ़ी है। आंकड़ों से घबराना मत, इनका एनालिसिस हम फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। चलिए, मेन एक हमारे इकोनॉमी में हम देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। घर में जब कभी आपने सामान लिया हो तो माँ कहती है ना कि भैया साबुन आबुन उस होलसेल वाले की दुकान से लिया ना, रिटेलर से आपको सस्ता पड़ेगा। 10 रुपए का साबुन लेके आओ, उससे बढ़िया हमारी माताओं का एक बड़ा अच्छा रहता है कि जब वो खरीदारी करती हैं तो उनकी दूर दृष्टि रहती है कि बेटा 10 साबुन एक साथ लिया, एक तो बार बार जाके पेट्रोल तो खराब नहीं करेगा, और एक बार में 10 साबुन ले आएगा। 10 साबुन यहाँ पर 100 रुपए के आएंगे, थोक वाले से लेके आएगा तो 85 रुपए में आ जाएंगे, 90 रुपए में आ जाएंगे, 92 में आ जाएंगे, लाभ तो रहेगा। और इतना सामान मंगा लेती है माँ कि पेट्रोल का खर्चा भी पूरा करवा लेती है। क्या? पेट्रोल का खर्चा भी पूरा करवा लेती है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स देख लेते हैं, और इसी तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लेते हैं। क्यों जरूरी है? इनके माध्यम से हम ये देख लेते हैं भैया कि हमारे इकोनॉमी में महंगाई कितनी चल रही है, मुद्रास्फीति कितनी चल रही है, हाँ, लोगों को राहत है या नहीं है। इन इंडेक्सों के माध्यम से हम ये देख लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या कहता है? समग्र आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला सामान्य सूचकांक है। ठीक है, इसमें देखो होलसेल प्राइस में क्या है? व्यापक रूप से लिखा है। क्या? व्यापक रूप से कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला एक सामान्य सूचकांक है। ये लाइनों पर विशेष रूप से ध्यान रखना। और पहली लाइन लिखिए समग्र आर्थिक स्तर पर। किस पर? समग्र आर्थिक स्तर पर। ये मैं कोशिश करूंगा अगली बार जब ये कन्वर्जन करें पीडीएफ में तो इस प्रकार की गलती ना हो। समग्र आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला सामान्य सूचकांक है, और सभी व्यापार व लेन देनों में वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का ये एक संकेतक है। ठीक है, सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 99 से 2000। ये भी अपने प्री में प्रश्न पूछा गया है। बेस हम 100 को मान के चलते हैं, 100 एक यूनिट मान लेते हैं, फिर इस यूनिट के हिसाब से प्रोपोर्शन में हम देखते हैं कितनी बढ़त हुई कितनी घटत हुई। 2021 में देखो इसमें 363.26 लिखा हुआ है। ये 363.26 किससे भैया हम लेके चल रहे हैं, किससे कैलकुलेट कर रहे हैं? कहीं तो होगा। तो ये 1999-2000 में हमने ये 100 माना था अंक। इस 100 अंक पे बढ़ते बढ़ते हम 363.26 पर पहुंच चुके हैं। क्लियर। और 100 से नीचे हो जाए तो हम कह देंगे कि साहब बिल्कुल ही गया। क्या गया? कि 100 हमने बेस प्राइस माना था, उससे भी क्या हो गया? घाटे में चले गया मामला मार्केट। अभी क्या है? लाभ में चल रहा है। मतलब मुद्रास्फीति है, और एक सर्टेन लिमिट की मुद्रास्फीति इकोनॉमी में होनी भी चाहिए। और जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर और पिछला जो अपनी मौद्रिक समिति थी उसने कहा भी है कि 4% +-2 अपनी मुद्रास्फीति की दर होनी चाहिए। ये भी अपने आरएस में प्रश्न आया हुआ है। कितनी ग्रोथ रही है भैया? 2022 में 385 पॉइंट था होलसेल प्राइस इंडेक्स, 6.12% अपनी ग्रोथ रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर लें, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स था, माँ ने साबुन लेने एक साथ 10 आपको थोक की दुकान पे भेजा था। यदि पीछे की रिटेलर की दुकान पे साबुन लेने चले जाओगे तो भैया आपको सीपीआई इंडेक्स बना लोगे आप भी। हाँ, कि एक साबुन का होलसेल प्राइस इंडेक्स वहाँ पर 10 रुपये है, सॉरी 8 रुपये है या 9 रुपये है, और हमारे यहाँ पर घर के पीछे वाली जो खुदरा दुकानदार है वहाँ पर हमारे साबुन की दर 10 रुपये है। ठीक है, तो वो डिफरेंस आपको ध्यान में आ जाएगा। चलिए, ये डेफिनेशन कहती है कि उपभोग के उद्देश्य से परिवार द्वारा खरीदी गई चयनित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों के सामान्य स्तर के समय के साथ परिवर्तन। ये देखो इसमें तो टाइम लिमिट दे रखी है, और देखो ये क्या है? उपभोग के उद्देश्य से, और उससे पहले क्या था? समग्र आर्थिक स्तर पर। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या था? व्यापक स्तर पर। इसको समझो, होलसेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक आदमी को देख के दुकानदार सामान नहीं बेचता है। कई बार आप यदि पहुंच जाओ लेने तो बोलता है भैया एक साबुन नहीं बेचता, 10-15 लेके जाने पड़ेंगे। क्या? व्यापक रूप से।
और ये 10-12 क्यों बेचता है होलसेल प्राइस वाला कम कीमत पर? क्योंकि वो समग्र एक आर्थिक स्तर पे चर्चा करता है। थोक वाले के चाहे आप एक साबुन लिया हो, आधा लिया हो, कोई लोड नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये उपभोग के उद्देश्य हैं। शब्दों को पकड़ना सीखो मेरे मित्र। सीधे सीधे पढ़ के हमारा उद्देश्य इकोनॉमिक सर्वे ऐसे पढ़ाने का नहीं है, ऐसे पढ़ाई भी नहीं जाती है। हम ट्रेंड ही चेंज कर देंगे। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने योजनाएं पढ़ाई ईओआरओ की, मालूम पढ़ाई ईओआरओ की योजना है, उनकी सेम टू सेम योजना कई प्रतिष्ठित टीचरों ने कॉपी कर ली। कई बड़े बड़े जो ब्रांड है उनने कॉपी कर ली। चलिए कोई नहीं। उपभोग के उद्देश्य से परिवार द्वारा खरीदी गई चयनित वस्तुओं, देखो इसमें चयनित लिखा हुआ है। हाँ, हमारी हर आदमी की कुछ जो वस्तुएं होती हैं वो सिलेक्टेड होती हैं खुदरा के रूप में। चयनित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों के, कौन सी कीमत? रिटेल कीमत, जो रिटेलर के पास जाके आप लेके आते हो, उनके सामान्य स्तर में समय के साथ साथ जो परिवर्तन को मापने के लिए जो इंडेक्स तैयार किया जाता है उसी को हम सीपीआई कहते हैं। ठीक है। सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक वर्ष 2016 में, वही 2016 हम लेके चलते हैं इसका औद्योगिक श्रमिक वर्ष। इसके अकॉर्डिंग यदि औद्योगिक श्रमिक वर्ष 2016 का जो बेस लेके चल रहे हैं, इसके हिसाब से हमारे 4 केंद्रों से हम डेटा उठाते हैं सीपीआई का। कौन कौन सा? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, इनको उठाते हैं। और एक हो गया अपना अखिल भारत, या इसको कर लो जब हमने सीपीआई उठाया था। सीपीआई पार्टी नहीं, वो तो नीच पार्टी है। सीपीआई जब अलवर केंद्र, भीलवाड़ा और जयपुर। अलवर केंद्र भैया, अलवर केंद्र में हमने 4.83% की हमने वृद्धि देखी, भीलवाड़ा केंद्र पर 6.29 की वृद्धि देखी, जयपुर केंद्र पर 6.4% की वृद्धि देखी। यदि मैं बात करूं कंज्यूमर में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में किस केंद्र पर सर्वाधिक वृद्धि रही, तो वह 1 नंबर पर जयपुर था, 2 नंबर पर भीलवाड़ा है, 3 नंबर पर अलवर है। और यदि मैं अखिल भारत की बात करूं तो अखिल भारत पर 5.86% की हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वृद्धि रही थी। स्पष्ट है? चलिए बैंकिंग एवं वित्त टॉपिक में देख लीजिए कितना बैंक है भैया हमारे राजस्थान में। टोटल यदि बैंक की बात करूं तो 7,987 बैंक है। कितने बैंक है मित्र? 7,987 बैंक है। स्पष्ट है? अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक कितने हैं? 4,195। कहाँ से याद होंगे? आप इसका रफली डेटा याद कर लो, लगभग 42। सबसे ज्यादा क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद है अपना निजी क्षेत्र 1688। यूं मान लो 15×45 मतलब 2.5 गुना निजी क्षेत्र में जितने भी बैंक राजस्थान में, उसका लगभग 2.5 गुना हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। क्लियर? फिर अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाते हैं 1590। कितने विदेशी बैंक है इसका विशेष ध्यान रखना, ये तो 9 ही है। तो छोटी संख्या पर एग्जामिनर की, मॉडरेटर की विशेष नजर रहती है। तो कितने विदेशी बैंक है? 9 है। अच्छा, लघु वित्त बैंक, ठीक है ना, जो स्मॉल पेमेंट वाले बैंक हैं, 469 हैं। और ये जो अपने पेमेंट बैंक हैं कितने हैं? ये कितने हैं भैया? 36 हैं। ये माइक्रो फाइनेंस वाली, ये इंग्लिश में मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है ना, ये पेमेंट बैंक है। लघु वित्त कितने हैं? 469। और भुगतान बैंक कितने हैं? 36 हैं। ठीक है ना। ये कब तक का डेटा है? ये सितंबर 2022 तक का डेटा है। एग्जामिनर यहीं से डेटा देगा, नया डेटा लेके नहीं आएगा, वो विवादों में नहीं पढ़ना चाहेगा, वो इकोनॉमिक सर्वे में से ही आपको प्रश्न उठा के देगा। क्लियर? राज्य में कुल बैंक कितने हैं? 7,987, जिसमें से सार्वजनिक बैंक कितने हैं? लगभग 4200, 4,195। उसके बाद 2 नंबर पे कौन है? निजी बैंक है, 3 नंबर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 4 नंबर पे लघु वित्त, 5 नंबर पे पेमेंट और 7 नंबर पर विदेशी बैंक है। तो 7 प्रकार की आपने कैटेगरी देख ली। ठीक है। इन्हीं में अपना कहीं ना कहीं पैसा जमा है पूरे राजस्थानियों का। अब देखो कुछ आनंददायक फिगर और देखते हैं। देखो ये बता रहा है जमा राशियों में वृद्धि, मतलब कि अपने गांव में ये कोई ए बैंक है, ठीक है, ये बैंक बना देते हैं, ये अपने भारत का झंडा लगा हुआ है इसमें, ड्राइंग मेरी बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो इस बैंक में अपने पूरे गांव वालों ने पिछले ये फाइनेंशियल ईयर में, या ये सितंबर का डेटा है, तो सेम इसी के सितंबर 2021 में हमने 100 रुपये जमा कराया था। कितने रुपए जमा कराया था? 100 रुपये जमा कराया था। अगले वर्ष इसी समय पर हमने कितना कराया? 112 रुपये कमाया, 112 रुपये जमा कराया।
अब मुझे एक चीज बताओ, ये आपने जो 12 रुपए अधिक जमा करा है, इट मीन्स कि आपकी आय बढ़ी है या आपके बिजनेस करने के संसाधन बढ़े हैं, तभी तो आपने ज़्यादा पैसा जमा कराया। एक बार हमारे एक भाई साहब हैं, भाई साहब हमारे मित्र मंडली में, वो स्टेट बैंक में मैनेजर हैं, उनके साथ में कुछ वर्ष पहले साथ में बैठा हुआ था, तो वो डेटा शेयर कर रहे थे। बोलो विकास, अपने भारत में एक बड़ी दिक्कत आ रही है। उस समय ये अखबारों में भी कभी खूब न्यूज़ आई थी कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ जो देती है ना, ये अपने भारत की बचत की प्रकृति है, भारतीयों की बचत की प्रकृति है। ये बचत की प्रकृति मित्र कम हो रही है। उसने कहा कि 1% 2% भी बचत की प्रकृति बैंकों में कम होती है ना, तो ये बड़ा इफेक्ट डालती है इकोनॉमी पे, और यही हमें विश्व के अन्य देशों से बचाती है। जैसे ग्रीस को देखा था आपने भैया, दिवालिया हो गया, उसके पीछे कारण ये था। यूरोप में बार बार आप देखते हैं कि एक फ्लक्चुएशन सा आता है, उस फ्लक्चुएशन के पीछे यही है, उनकी सेविंग कम है। भारत पूरे विश्व में आज के समय इन्फ्लेशन का सामना इसीलिए कर पा रहा है। आप कहीं भी चल जाओ, यूरोप में चल जाओ तो डबल डिजिट में है, हाँ, यूरोप के नीचे चल जाओ तुर्की के उधर तो हाहाकार मचे हुए हैं, मतलब कि जो मेडिटेरियन सी की जो आपकी कंट्रीज हैं, आप अमेरिका चल जाओ, कहीं चल जाओ विश्व में, जापान चल जाओ, भारत एकमात्र इकोनॉमी के वजह, इकोनॉमी के जो भारतीयों की मूल प्रवृत्ति है बचत की, उस प्रवृत्ति की वजह से आज भी स्टैग्नेंट होकर खड़ा हुआ है और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सबको दिशा भी हम ही देंगे आने वाले समय में, आप देख लेना। कुल मिला के बात ये बता रहा है कि साहब यहाँ पर गांव में हमने 12 रुपये और एक्स्ट्रा जमा कराया, इट मीन्स कि हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, आय के साधन बढ़ रही है। अगर 100 की जगह 90 हो जाए तो 10 कम हो गए, इट मीन्स या तो हमने लोन ज़्यादा दे दिया बैंकों ने, या भैया आय कम हो गई। इनको हम बाद में जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इनको और विस्तृत रूप से भी समझेंगे। इनके पीछे के भाव को समझाने का मेरा उद्देश्य था। तो यदि मैं भारत की बात करूं तो लगभग 12.5% की हमारे जमा राशि में ग्रोथ रही है। देखो इस प्रकार के एग्जाम्पल से एक लाभ और हो जाता है मित्र, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में हमारे ये फिगर बैठ जाती है दिमाग में। कितनी, अब कहाँ तक याद करोगे इन आंकड़ों को, लेकिन हमने ये गांव की एक स्टोरी याद कर ली, 100 रुपये थे, 112 रुपये डाल दिए, तो 12 रुपये कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में बैठ जाता है। तो 12.5% ध्यान रखना, जमा राशि में हमारी ग्रोथ हुई है। यदि मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत में तो भैया 10 रुपये भी एक्स्ट्रा अभी जमा नहीं हुए, 9.78% हुए, हम उससे भी आगे हैं जमा करने में, राजस्थान के निवासी। आगे ये कहता है ऋण जमा अनुपात, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। ऋण जमा अनुपात मतलब कि यदि मेरे गांव में 100 रुपये जमा होता है बैंक में, ठीक है, 100 रुपये जमा होता है, तो बैंक वाले कितना दे देते हैं, बैंक वाले लगभग 80% क्या दे देते हैं, लोन दे देते हैं। क्या दे देते हैं, 80% लोन दे देते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि कभी एक साथ सब पैसे निकालने पहुंचते हैं कि बैंक में, नहीं जाते हैं। तो इन्होंने का फार्मूला सेट है कि इतना % हम रखेंगे तो हमारा डेली का जो ट्रांजेक्शन है वो गांव वालों के साथ बढ़िया से चलता रहेगा, कोई लोड नहीं आएगा। तो ये हमने कितना दे रखा है, डेब्ट रेशो 79.04, और अभी भी हमारे पास लगभग 21% पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। ये किसकी बात है, राजस्थान की। यदि अब मैं बात करूं क्रेडिट डिपॉजिट रेशो भारत की, तो लगभग 75% पैसा हम क्या दे देते हैं, 100 रुपये आते हैं, उसमें से 75 रुपये क्या कर देते हैं, ब्याज पे चढ़ा देते हैं। अब देखो जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखा करेंगे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, MCR क्या, MCLR क्या होता है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज समझेंगे। अभी इतना सा ध्यान रखना कि यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 100 रुपये यदि जमा होते हैं तो उसमें से 79 रुपये अपन क्या दे देते हैं, ऋण पे दे देते हैं, हैं, ब्याज पे चढ़ा देते हैं कि भैया जाओ ब्याज लेके आओ। हाँ, भारत की बात करो तो क्या है, 100 रुपये में से 74 रुपये हम क्या कर देते हैं, ऋण दे देते हैं। और ध्यान रखो पिछले वर्ष से ये आपका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है इसमें इंक्रीज हुई है, इस पर भी ध्यान रखना। एग्जामिनर स्टेटमेंट दे सकता है सीधे सीधे, 3 स्टेटमेंट देगा, एक स्टेटमेंट देगा ऋण जमा अनुपात राजस्थान में 79.4% रहा है, पिछले वर्ष से इसमें वृद्धि हुई है। एक स्टेटमेंट दे देगा कि भारत में क्रेडिट डिपॉजिट रेशो 74.77% है, और फिर नीचे तीसरा आपका दे देगा दोनों में वृद्धि हुई है। फिर नीचे ऑप्शन दे देगा ए सही है, ABC सही है, या सही सभी सही हैं, या कोई भी सही नहीं है। तो ध्यान रखना तीनों ही जो स्टेटमेंट मैंने आपसे बोले हैं तीनों ही सही हैं, हाँ, तीनों में ध्यान रखना। आगे कृषि एवं संबंध गतिविधियां तथा सिंचाई की बात कर लेते हैं। GSVA वैल्यू एडिशन की बात हो रही है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, कितनी वैल्यू ऐड हुई, ये सारे बड़े प्यारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको अपन फर्स्ट में लेंगे। केवल अभी इनकी थोड़ा ध्यान कर लो कि ये कुछ शब्द है,
इसमें इट विल टेक टाइम, मैं यहाँ इसको समझाऊंगा। जीडीपी जीएसवी तो थोड़ा सा अभी सारांश पे रहते हैं। जीएसवीए जो है करंट प्राइस की यदि मैं बात करता हूँ तो कितनी है, कुल जीएसवी 28.95% जो अभी हमने देखी थी कृषि की, राज्य की अर्थव्यवस्था की, आज भी ये रीढ़ बना हुआ है। इंटरव्यू में बोल देना कि सर आज भी रीढ़ है, कौन सा, एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर बोल देना क्यों है, साथ देख लो 29% दे रहा है अभी भी जीएसवी में करंट प्राइस पे। तो करंट प्राइस और जीएसवी अपन से पढ़ लेना, एग्जामिनर को बता देना, राजी हो जाएगा, मतलब इंटरव्यूअर को बता देना, राजी हो जाएगा। 1 जून 30 सितंबर 2022 में ये अपना वर्षा के बारे में बता रखा है। जो सामान्य वर्षा का अपना राजस्थान का जो आंकड़ा है वह मित्र 430.80 मिलीमीटर का है। एग्जामिनर ने एक बार प्रश्न भी पूछा था कि राजस्थान में सामान्य वर्षा कितने मिलीमीटर की हम मानते हैं। 430 हमने एक पैमाना सेट कर रखा है, इससे अधिक हुई या इससे कम हुई इसी के अनुसार हम बताते हैं। अच्छा, पिछले वर्ष की यदि मैं बात करूं 1 जून से 30 सितंबर की, उस क्वार्टर की, तो इसी समय अपनी बारिश होती है, मानसून सीजन। मानसून सीजन में हमारी कितनी हुई भैया, लगभग 600 मिलीमीटर बारिश हुई, 37% ज्यादा हो गई। ये पूरे राजस्थान की बात हो रही, हो सकता है हमारे पूर्वी राजस्थान में कम हुई तो हम कह देंगे यार पता नहीं कैसे ज्यादा बोल रहे हैं, कैसे ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ये पूरे राजस्थान का क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज निकालते हैं। आगे देख लें 2011-12 और 22-23। अच्छा, ये CAGR भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड इंटरेस्ट सुना है ना आपने, चक्रवृद्धि ब्याज, उसी तरीके से अभी देख लेंगे। एक बार ये डेटा देख लो, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। आप सभी जानते हो स्थिर मूल्य पर बेस ईयर हमने कौन सा फिट कर रखा है, 2011-12 कर रखा है। यदि मैं बात करूं हमारे इसकी एग्रीकल्चर की जीएसवी की, तो भैया लगभग 1.19 लाख करोड़ थी हमारी 11-12 में, ठीक है। वर्तमान में कितनी है, 2.9 लाख करोड़ है। प्रचलित मूल्य पर भी 3.79 लाख है। इस डेटा को मैं एक बार चेक करवा लूंगा, ठीक है मित्र। यदि मैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखूं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है, 5.24% है स्थिर मूल्य पर, और 11.11% कितनी है मित्र हमारे, ये है अपने प्रचलित मूल्य पर। किस पर है, प्रचलित मूल्य पर, ठीक है। इसको एक बार CAGR और देख लेते हैं। ये सेम ही होना चाहिए मित्र ना, क्योंकि 2011-12 है ना, तो 1.19 और 1.19 हो सकता है कि ये डेटा ठीक हो, है ना, इसमें शायद हो सकता है गलत नहीं। ये ध्यान रख लेना भैया, प्रचलित मूल्य पर 11.11% की हमने GSVA एग्रीकल्चर सेक्टर की हमने ग्रोथ रेट अचीव करी है, और 5.24 हमने करी है स्थिर मूल्य पर CAGR। ये CAGR क्या होता है, इसको भी एक बार फटाफट देख लो। इसको बोलते हैं मित्र कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर, आप तो CAGR के हिसाब से देख लेना। देखो इसको एक बार ये देखो, जो बेसिकली 2 तरीके हम इसमें ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है ना। एक तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेट्स, और एक बोलते हैं मित्र CAGR। इन 2 की बात करते हैं, ठीक है ना। एक होती है एब्सोल्यूट रेट, एक होती है CAGR, और ऐसे ही एक होती है मित्र एनुअल रेट होती है, ठीक है। एनुअल रेट, वार्षिक, इसमें भी हम 2 एक बार कहते हैं, एक कहते हैं SAGR और एक CAGR। ये होती है सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, और ये होती है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है ना। अब देखो, एक जो अपन कहते हैं कि एब्सोल्यूट रेट होती है, एब्सोल्यूट रेट बेसिकली क्या होती है कि एब्सोल्यूट रेट में तो हम केवल ये देखते हैं कि जब भी हमने कोई बिजनेस चालू किया, सपोज करो पहले वर्ष हमने 10 लाख रुपए लगाए, और 5वें वर्ष हमारे बिजनेस में, जो अगर मैं बात करता हूं कि इस समय बिजनेस में कितना भैया टोटल जो वैल्यूएशन बिजनेस की कितनी है, 20 लाख रुपए है, तो ये जो हम निकालते हैं कि भैया कितनी ग्रोथ हुई, कितने रेट ऑफ ग्रोथ हुई, एब्सोल्यूट कितनी ग्रोथ रेट हुई, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप उसको देख लो एक बार भैया। 20 लाख में से 10 लाख आप माइनस कर दो, और बटे में 10 लाख कर दो, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा 10 है ना, तो 10 हो गया अपना, ऊपर 10, 20 नहीं, इसको कर दो 20 नहीं 22 लाख कर दो, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया 12 लाख हो गया, 12 लाख में 10 लाख का भाग दिया तो 1.2 है ना। इसका परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 120% की ग्रोथ रेट है। मतलब कि सपोज करो
इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आपको। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। पहले साल आपका 10 लाख था, ठीक है, दूसरे साल आपने ग्रोथ करी 12 हो गई, तीसरी साल 15 हो गई, यहाँ आपकी 16 हो गई चौथी साल, और यहाँ पर आपकी 22 लाख हो गई। कितनी? 22 लाख हो गई ग्रोथ रेट आपकी। 10 लाख आपके धंधे का पहले साल आपका ये था, या यूँ कह लीजिए इनकम हुई। फिर आपके सीधे 5वें साल कितनी हो गई? 22 हो गई। या यूँ भी कह सकते हैं 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया और आज आपके पास उसका कितना पैसा हो गया? 22 लाख हो गया। कितने साल में आपने कितनी ग्रोथ कर ली? 100% तो ग्रोथ कर ही ली थी और 20% और कर ली। तो इसमें हम ये निकालते हैं कि आज 22 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए धंधे में लगाए थे, बटे 10 कर देना आप इसको, 2 लाख आ गया, बटे ये 10 हो गया, सॉरी 12 हो गया, ये बटे 10 हो गया 1.2। इसको अगर परसेंटेज में 1.2 कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं? 120% की ग्रोथ हो गई। ये तो क्या है? एनुअल। ये तो क्या है मित्र? एनुअल है, सिंपल होता है ये, ठीक है ना। अब हम हमारे विषय पर बात कर लेते हैं, एनुअल रेट, SAGR और CAGR। ये देखो, ये सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट है, ठीक है। जैसे कि 120 अपनी हुई थी ना, 120% अपन ने ग्रोथ करी थी, इसको 5 साल से आप भाग दे दो, 5 साल से भाग दे दोगे तो आपकी एनुअल ग्रोथ रेट कितनी आ गई? 24% आ गई। तो आप कह सकते हो कि मैंने जब धंधा शुरू किया था 10 लाख रुपए की मैंने अपनी मिठाई की दुकान खोली थी और मैंने इसको प्रति वर्ष 24% की ग्रोथ करते करते इसको मैं 22 लाख रुपए तक लेके चली गया। यही स्टेटमेंट बोलोगे ना आप। इसी तरीके से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देख लेते हैं, इसको एक बार समझ लो। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल। आपको मैं सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा। ये समझना बहुत जरूरी है मित्रों, ये जो कॉन्सेप्ट है बड़े इंपॉर्टेंट है। आप तैयारी जो कर रहे हो ना, वो हॉलिस्टिक तैयारी आपको करनी पड़ेगी। 110 लाख रुपए आपने लगाए पहले साल में। अब 10 लाख पे सपोज करो इस साल हो गए 12 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपए इसमें जुड़ गए ना, तो 10 लाख रुपए तो आपको 10 लाख रुपए पे भी आपका जो 10 लाख रुपए पे आपका जो 2 लाख रुपए फायदा हुआ, तो ये जो 10 लाख रुपए लगे हुए हैं इस पे भी एक तरीके से आप ग्रोथ रेट काउंट करेंगे और इस 2 लाख पर भी आपकी ग्रोथ रेट काउंट होगी। या यूं कह लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए किसी को ब्याज पे दिया, अब 12 लाख रुपए हो गए आपके। अब 12 लाख रुपए आपने ब्याज पे दिया तो 10 लाख रुपए आपके पास जो मूलधन था उसमें 2 लाख रुपए आपके जुड़ गए थे, तो 2 लाख रुपए भी आपने ब्याज कमाया और 10 लाख रुपए भी ब्याज कमाया। फिर इस 2 लाख रुपए पे आपने जो ब्याज कमाया वो इसमें आगे जुड़ता चले जाएगा, फिर इस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलने लग जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें चलता है, सेम इसमें ही ऐसा चलता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में। अब देखो 10 लाख का यहाँ 12 लाख हो गया, फिर आपने काम किया यहाँ 15 हो गया, यहाँ 17 हो गया, कभी कभी दोस्तों ये कम भी हो सकता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर ये 16 रह गया, ठीक है, सपोज करो ये 16 रह गया और यहाँ पर आके आपके ये 22 लाख हो गया, यहाँ पर आपके 22 लाख हो गया। अब एक्चुअल में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ना, इसमें जो हम ब्याज पे ब्याज कमाते हैं वो भी इसमें क्या रहता है मित्र? ऐड रहता है। वो भी इसमें क्या रहता है? ऐड रहता है। मतलब कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है, जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाया उस इन्वेस्टमेंट से आपने जो लाभ कमाया उस लाभ पर भी आगे आपने जो लाभ कमाया, इन्वेस्टमेंट किया, और इसी कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसका बेसिकली अगर देखना चाहो तो इसका फॉर्मूला और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो CAGR होता है, जो वैल्यू थी आपकी अब फाइनल, जैसे 22 लाख रुपए हो गई और आपने जब धंधा चालू किया था तब आपकी जो वैल्यू थी बिगिनिंग में, जो वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ फाइनल, वैल्यू ऑफ बिगिनिंग, इसमें क्या होता है 1/T, जितने समय के लिए आपने दी इसमें -1 कर देते हैं तो CAGR आ जाती है। इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ती है ठीक है। वैसे आप इसको करने की कोशिश मत करना, आपको इकोनॉमिक्स में PhD नहीं करनी, बस सिंपल से ध्यान रखना कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट क्या होती है। एनुअली एक ग्रोथ रेट होती है, जो भी आप लाभ कमाते हो वो लाभ दोबारा से एज ए इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में लग जाता है और उस लाभ से भी आपने कितना जनरेट किया प्रॉफिट पे प्रॉफिट, वो बेसिकली कैलकुलेशन होती है। इसी को आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। क्लियर है? ये अपन ने देख लिया था कृषि एवं संबंध गतिविधियों सिंचाई वाला, CAGR देख लिया था। इसमें एक डेटा और देख लेना मित्र, एक डेटा और देख लेना जो एग्जामिनर पूछता है, उत्पादन के बारे में पूछता है, ठीक है ना। उत्पादन के बारे में पूछता है तो ध्यान रखना कि अपना जो उत्पादन रहा है ना इस पीरियड में, वो लगभग 200
253 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, ठीक है ना। पिछले वर्ष कितना हुआ था, 231 रहा था, शायद 231.52 रहा था, 231.52 लाख मीट्रिक टन। और ये बढ़कर इस बार कितना हुआ है, 231 में अपने कितना जुड़ा है, 2200 जुड़ा है आई थिंक ना, 253 कितना है मित्र, 253.99 लाख मीट्रिक टन। अभी अपना कितना हो गया है, ध्यान रखना, वर्तमान में 253.99 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। ये लगभग कितना परसेंट अपन ने ग्रोथ कर ली उत्पादन में, लगभग 9.5%, 9.71%। कितनी हमने उत्पादन में ग्रोथ दर्ज करी है, 9.71% ग्रोथ दर्ज करी है। उद्यानिकी की बात कर लें, उद्यानिकी में हमें जो टोटल पैसा मिला था, हमने जो 1439 करोड़ हुए थे भैया, इसमें सेंट्रल का फंड इंक्लूडेड था। अब विडम्बना देखो, मात्र नवंबर तक हमने क्या किया है, 273 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर जब मार्च एंडिंग आती है ना, तब फिर जम के प्रेशर डाला जाता है कि खर्चा करो खर्चा करो, ऊल जलूल खर्चा करो, पेड़ लगाओ उखाड़ो, पेड़ लगाओ उखाड़ो, कुछ ही करो लेकिन खर्चा करो। अब चलिए, अब देखो औसत उत्पादकता की बात कर लेते हैं, कितने हमने औसत उत्पादकता में वृद्धि करी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हम हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं। और हमारे मेंस में प्रोडक्टिविटी, कृषि की उत्पादकता पर सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, पॉइंट दे रखे हैं। 2002 से 3 से लेके 2006-07 की जो हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी रही है, देखो अब इसमें जो आप किसी से तो प्रोडक्टिविटी बताओगे ना, तो कृषि में कोई एक साल की प्रोडक्टिविटी नहीं देखी जाती है। इस साल सपोज करो बारिश नहीं हुई, पाला पड़ गया, कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो आप कभी भी एवरेज प्रोडक्टिविटी एक साल की नहीं लेते हो। तो ध्यान रखो, यहाँ पर आपने जो कृषि की प्रोडक्टिविटी ली है वो कब से कब तक ली है, 2002-03 से 2006-07 की एवरेज प्रोडक्टिविटी ली है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ली है 2002-03 से 2006-07 की एवरेज प्रोडक्टिविटी ली है। इस प्रोडक्टिविटी से अपन ने कंपेयर किया है कि अब बताओ भैया कितनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ी है। और 2021-22 में जो अपने प्रोडक्टिविटी में परसेंटेज रूप में जो ग्रोथ हुई है वो ये बताती है। दालों में 54.3%, अनाज में भी हुई है भैया 62, तिलहन में 36, कपास में 95% की ग्रोथ करी है। इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना कि जो हम एवरेज प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं अपने उद्यानिकी में, उसका जो हम बेसिकली एवरेज ले रहे हैं वो 2002-03 से लेके 2006-07 का ले रहे हैं, ठीक है। लगभग 5 सालों का अपन लेते हैं। इंटरव्यू में जो भी जा रहे हो भैया इस बात का विशेष ध्यान रखना, ऐसे ही मुंह उठा के मत बोल देना खट देने से सब ये डेटा। उससे पहले इस वाले फिगर का विशेष ध्यान रखना कि 5 सालों की जो उद्यानिकी की एवरेज प्रोडक्टिविटी थी उससे कंपेयर जब हम करते हैं, उससे कंपेयर करने पर 2021-22 में हमने पाया कि दालों में 54%, अनाज में 62%, तिलहन में 36% और कपास में 95% अपनी ग्रोथ रही है, ठीक है मित्र। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 27 जिलों में चल रही है। 137 सिंचाई परियोजना के पुनर्वास और नवीकरण के लिए जायका ने अपन को ऋण दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और फव्वारा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली योजना है। कुशल जल प्रबंधन की पद्धति है। सेंटर और स्टेट का भैया क्या रेशियो चल रहा है, अब 60-40 कर लिया है। अशोक गहलोत जी बार बार कहते रहते हैं ना कि तुमने तो हमारा हिस्सा भी कम कर दिया, तुमने तो हमारा हिस्सा भी कम कर दिया, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ना ही बढ़ना था, फिर भी हमने हमारे फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा है, कहते हैं ना वो इसीलिए कहते हैं। सेंटर 60-40। अटल भूजल सिंचाई योजना, इसमें दोस्तों ध्यान रखना ये विश्व बैंक का इसमें अपने साथ सहयोग है, भारत सरकार और विश्व बैंक। भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर के लिए चलाई जा रही है। ये मेंस के लिए ध्यान रखना, मेंस में इसके आने की उम्मीद है। वैसे अटल नाम जुड़ा हुआ है तो पता नहीं आए नहीं आए, अब इसी गति से चलती रही तो क्या पता अगली सरकार चेंज हो जाए तो उसमें मेंस लिखना पड़ जाए अपन को। भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर के लिए चलाई जा रही है। 5 वर्षों के लिए कुल बजट इसके लिए 1180 है। 17 जिलों में चलाई जा रही है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 38 पंचायत समितियों की 1139 पंचायतों को इसमें चिन्हित किया है। पहली बार समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान के विचार के साथ पृथक कृषि बजट भी, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, ये टैगलाइन पूछी जा सकती है आपसे। तो हमने इस बार कृषि बजट भी 22-23 का अलग से पेश किया है। ये कृषि बजट है, इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछने की पूरी संभावना है मुझे इसमें नजर आती है। इसमें 2 बात का ध्यान रखना
कि कृषि बजट में जो हमने जो बजट बनाया है उसमें दो बड़े हमने मेजर प्रावधान किए। देखो कृषि में सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो लोन दिया है उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो जो कृषि में अनुदान है, जो अब सब्सिडी है, यही सबसे ज्यादा है। कृषि अनुदान है कितना है, 37.83% है। इसके बाद भैया कृषि का ऋण, गांव में जाओ सबको केसीसी कार्ड बने हुए हैं भैया, 25.68%। कृषि ऋण कितना है, 25.68%। उसके बाद जो कृषि क्षेत्रों में जो हम बुनियादी विकास करेंगे, जो बुनियादी विकास करेंगे, इस बुनियादी विकास या बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे, इसमें 15.13% हम क्या कर रहे हैं, बजट का पैसा खर्च कर रहे हैं। ये 3 डेटा तो भैया विशेष रूप से ध्यान रखना, एक कृषि का ऋण और तीसरा बुनियादी ढांचे का विकास। सबसे कम किसमें कर रहे हो, अन्य कृषि आधारित गतिविधियां, कृषि शिक्षा में हम 1.25% कर रहे हैं, विपणन पे मार्केटिंग में 3.81% कर रहे हैं आप तो। लेकिन ये तीनों का ध्यान रखना, पूरी संभावना है मित्र पूछने की, मैं डेटा याद रखना है हमें इसको, 37, 25 और 15, 37, 25 और 15। उद्योग, खान और खनिज के बारे में देख लेते हैं। आप सभी को मालूम है भैया कितना दे रहा है, ये 27% जीएसवी में योगदान दे रहा है। स्थिर मूल्यों पर 6.33% की ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट होनी चाहिए, ठीक है। एमएसएमई नीति, इसकी डेट ध्यान कर लेना, एग्जामिनर खूब पूछता है। 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई नीति आई थी और 22-23 में दिसंबर 22 तक अपने 3,11,495 एमएसएमई रजिस्टर हो चुके हैं। इससे हमें कितने भैया, 17,33,426, क्या मित्र, 17,33,426 रोजगार सीधे सीधे मिले हैं, प्रत्यक्ष रोजगार मिले हैं। फिर मैं कह रहा हूं इंटरव्यू वालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप, मैं डेटा ये रख सकते हो कि देखो इकोनॉमिक जनरेशन एमएसएमई से होता है। यदि एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो ये डेटा आप बोल दोगे, मुझे मालूम है जब मेंस आपने क्लियर किया है। तो जस्ट फॉर रिकॉल आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि भैया आप सीधे इसको बोल सकते हो कि लगभग 17.5 लाख हम एमएसएमई से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की तो बात छोड़ो, डायरेक्ट 17 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो भैया कितनी बड़ी बात है राजस्थान के लिए। 6.85 करोड़ अपने क्या है, जनसंख्या है। अगर 2011 सेंसस की बात करता हूँ, 17 लाख को तो हम रोजगार दे रहे हैं। एक परिवार में भी 3 जनों को जोड़ते हो तो आप एमएसएमई जो वास्तव में रोजगार दे रहा है, 1 करोड़ लोगों को पाल रहा है भैया, 1 करोड़ लोगों को पाल रहा है छोटे मोटे उद्योगों के माध्यम से। राजस्थान हस्तशिल्प नीति, ये भी 17 सितंबर को की थी। एमएसएमई नीति के साथ ही हमने राजस्थान हस्तशिल्प नीति लॉन्च करी थी। 7 अक्टूबर 2022 निवेश शिखर सम्मेलन, ये डेट रट लेना, रट लेना, रट लेना। कितने के एमओयू हुए, कितने लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुए, इस पर क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। 10.44 लाख करोड़ के 4,192 एमओयू और लेटर ऑफ इंटेंट एलओआई हमने साइन किए हैं। 8 नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास हम कर रहे हैं, ये बजट 2022-23 में हमने बताया है। राजस्थान में उत्पादक खनिज की बात करूं, 17 धात्विक खनिज है, 39 अधात्विक, 3 ईंधन और 22 गौण खनिज है। ये चारों डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, मैं तो कहता हूं कि जो एक बार तो सारांश तो आपको अच्छे से पूरी एक तरीके से ये भैया सत्र निकाल लिया अपन ने, नारंगी निचोड़ के रस निकाल लिया, तो ये तो आपको रटा हुआ होना ही चाहिए। बाकी की बात बाद में करेंगे। तो आपको ये जो समरी है ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। उत्पादित खनिज की मैं बात करता हूं तो धात्विक खनिज कितने, 17, 39 अधात्विक, ईंधन खनिज 3 और गौण खनिज 12। एक पात्र उत्पादक खनिज के मेंस में भी पूछा गया, प्री में भी, सीसा, अयस्क, जस्ता अयस्क। अग्रणी उत्पादक चांदी के। अधात्विक खनिज एकमात्र उत्पादक सेलेनाइट, वॉल्स्टोनाइट। अग्रणी उत्पादक सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के। 3 ईंधन खनिज, कच्चे तेल में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं हम। कौन से, दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। 22 गौण खनिज हैं। अग्रणी उत्पादक गौण खनिज में कौन कौन से हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। ध्यान रखना, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा गौण खनिज है, कौन सा गौण खनिज नहीं है। एक बार गौण वनस्पति के बारे में पूछ लिया था, उसमें बच्चे बहुत गलती करके आए थे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट डेटा है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए ये योजना है। 35 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन यदि आप खरीदते हो तो आवेदक को ऑन रोड कीमत का 10% या 60,000 जो भी कम हो उसका आपको क्या मिल जाएगा, अनुदान मिल जाएगा। वैसे ये योजना तो आपको सब रटी रहती है, पर ये क्या, इस बहाने एक ऑडियो विजुअल माध्यम से आपको एक रिकॉल हो जाती है बस।
11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की थी। 2 बार तारे लगा देता हूं, ध्यान कर लेना। 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित हुई थी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डाल लेना। और मन में कोई भी शंका हो, कोई भी चर्चा करनी हो तो 86190 ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज छोड़ देना, हम आपसे अवश्य संपर्क कर लेंगे। ठीक है। अगली योजना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 8 सितंबर 2022 को नोटिफाइड हुई थी। इसमें भैया ऋण प्रोवाइड कराया जाता है। 25 लाख पर 9% का अनुदान है, 25 लाख से 5 करोड़ पर 7% अनुदान है, 5 करोड़ से 10 करोड़ पर 6% अनुदान है। या प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% अथवा 25 लाख रुपए जो भी कम हो का मार्जिन मनी राशि दे होगी, मार्जिन मनी राशि दे होगी। ध्यान रखना इसका, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% अथवा 25 लाख रुपए जो भी कम हो उसका मार्जिन मनी राशि दे होगी। या तो भैया ये आप ब्याज अनुदान ले लो या ये ले लो। आपको लगता है कि ये मार्जिन मनी राशि, ठीक है ना, ये कम है तो ये मिल जाएगा, ये कम है तो इन दोनों में से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना। 25 प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% अथवा 25 लाख रुपए। सपोज करो आपका 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो इसका भैया 25% निकाल लो आप, लगभग 35.5 करोड़, 37.5 होता है, और ये 25 लाख होता है, तो हम आपको 25 लाख ही देंगे, हम आपको 37 लाख रुपए नहीं देंगे। ठीक है। या ये वाला अनुदान ले लो। क्लियर है। 9%, 7%, 6%, जैसे जैसे आपके ऋणों की राशि बढ़ती जाएगी आपका ब्याज अनुदान कम होता चले जाएगा, ये ध्यान रखना। 25 लाख पे 9%, 25 से 5 करोड़ 7%, 5 से 10 करोड़ 6%। क्लियर है। अच्छा, खनिज पट्टों के बारे में देख लो। 81 विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, जिसमें से 58 में हम खनिज कर रहे हैं। प्रधान खनिज पट्टे 169, अप्रधान 15,749, खदान लाइसेंस 17,462। राजस्व का हमारा लक्ष्य था 8,000, केवल हमने आधा ही राजस्व अर्जित किया है, 4,880। ठीक है ना। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 14 जिलों में फैला हुआ है। तारा लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, 14 जिलों में फैला हुआ है। 22-23 नवंबर 2022 तक भैया ये राजस्व अपन ने अर्जित किया कितना, 3,603.38 करोड़। इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी तारा लगा लो। 2 नए अपन ने ऑयल के ब्लॉक खोजे हैं। एक ब्लॉक अपन ने गेल इंडिया लिमिटेड को स्वीकृत किया है, कहाँ पर है, बाड़मेर बेसिन में। जैसलमेर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपन ने एक नया ब्लॉक उसको आवंटित किया है, ये भी आप ध्यान रखना। क्लियर। निर्यात, श्रम और रोजगार, एक्चुअली क्या है कि जो सीधे पढ़ाना होता है ना, कि डेटा आपको बस मैं केवल ओवरथ्रो कर दूं, हाँ, जैसे कि बैठे हैं और आप मैं दर दर केवल डेटा ही बोले जा रहा हूँ, तो वो समझ में नहीं आता। वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का सही तरीका नहीं है मित्र। ये डेटा मुझे आपको खड़खड़ बताना होता तो मैं आपको कब बता के फ्री कर लेता, लेकिन मन नहीं मानता कि जब तक कि उसका जिस्ट आपको समझ में नहीं आएगा ना इकोनॉमिक सर्वे का, तो बेकार है। ये हलवाई, ये जो है ना बेसिकली मिठाई, ये कह लीजिए बड़ी जोरदार है इकोनॉमिक सर्वे परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन उस मिठाई खाने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं खा सकते आप उसको कि सीधे आपने सबसे देखा कर लिया। तो भैया रियल तरीका तो यही है इकोनॉमिक सर्वे का जो अपन कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, या तो मैं काम करता हूँ, इस सेशन को थोड़ा 2 टुकड़ों में बांट लेता हूँ, लंबा सेशन हो जाएगा, आई थिंक 1.5 घंटे होने को आए। एक पार्ट ये रखते हैं, इसका सेकंड पार्ट का आप इंतजार करना। होली पर हमने ये डिसाइड कर रखा है कि आपको एक लंबा सेशन दे देंगे इकोनॉमिक सर्वे का, 3-4 सेशन आपको एक साथ लंबे लंबे लेंगे, जिसमें आपको आनंद आ जाएंगे। चलिए, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जितना भी कराया होगा, जो हमने मेहनत करी है या जो आप लोगों से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसकी सारी की सारी हमने आपको वापस लौटाने का प्रयास किया है। और कोशिश करेंगे कि जो अपने आरएस के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो विशेष रूप से लाभकारी हो। मैंने फिर वही बात कही थी कि हमने जो मिस्टेक करी है वो आपको नहीं करने देंगे, आपको नहीं करने देंगे। हाँ, साथ साथ निकालेंगे आपको भी पुनः अधिकारी के लिए। जितना हमारा प्रयास होगा, जितनी हमारी सामर्थ्यता होगी, वो सब हमारी टीम लगा के आपको वापस लौटाने का प्रयास करेगी। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।